मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर वॉरियर ग्रुप की कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आए थे और यहाँ पर सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में उनके बॉस का इंतजार करते। फिर यहाँ पर उनके बॉस यानी कि वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर फूशन की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर मीटिंग की शुरुआत करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट कोई और ही टॉपिक की शुरुआत कर देता है और कहता है कि आपकी ग्रैंडमा ने पूरी की पूरी कंट्री साइड में एक नया कंपटीशन रखा है, यानी कि आपकी वाइफ की सिलेक्शन का, जहाँ पर अगर आपकी वाइफ जो बन जाएगी उसे 300 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। फूशन यहाँ पर कहने लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ग्रैंडमा ये ख्यालात की होंगी। अभी पता भी चल रहा है कि कौन सी सेंचुरी चल रही है, ये तो अभी भी ओल्ड वाले जमाने में ही जी रही हो। असिस्टेंट फूशन से कहने लगता है कि क्या करे, ग्रैंडमा के पास कोई चॉइस बची ही नहीं होगी। फूशन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि देखिए, ना आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, ना कोई आपकी लड़की फ्रेंड है और ना ही कोई आप लड़की से बात करते हैं, और आपको पता है आपके बारे में पूरे ऑफिस में क्या रूमर्स फैलते हैं। फूशन कहता है कि क्या रूमर्स फैलते, यही कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो अभी खुद ब खुद आपने अपने मुंह से कहा है। फूशन यहाँ पर फिर अपने असिस्टेंट को डांट लगाने लगता है कि तुम यहाँ पर बिजनेस मैटर तो अच्छे से हैंडल कर लेते हो, लेकिन अपनी ज़बान वो कब अच्छे से हैंडल करना सीखोगे। यहाँ पर असिस्टेंट अपने बॉस को याद दिलाने लगता है कि आपको याद है आपने मुझे एक टास्क दिया था, वो टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है और वो वुमन को मैंने ढूंढ निकाला है। फूशन पूछने लगता है तो कहाँ है वो और उसका लोकेशन क्या है, तो वो कहने लगता है लोकेशन तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन वो वाइफ वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट जरूर कर रही है, तो आपको इसीलिए पता लग सकता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बहुत अच्छी जगह को देखते हैं जो कि पहाड़ों वाला इलाका होता है और ये एक गाँव होता है, जहाँ पर हम हमारी मेल फीमेल लीड शाबी को देखते हैं और यहाँ पर शाबी अपने सभी चिकन के बच्चों को यानी कि चीक्स को उनका खाना खिला रही होती है। इतने में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है जो कि उसे बताने लगती है कि आपने जो मुझे पता करने के लिए किया था वो हमने ढूंढ निकाला है। यहाँ पर उसे सारे एग्रीमेंट्स बताने लगती है जो कि एक डॉक्यूमेंट होते हैं एंड ये प्रूफ होता है। शाबी यहाँ पर सारी की डॉक्यूमेंट्स को देखने लगती है और वो डॉक्यूमेंट्स देखकर कुछ ज्यादा ही शौक जाती है और कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे अंकल ने फैमिली ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की है। उन्होंने मेरे घर को जला डाला और मेरे पूरे परिवार को भी, और उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने मुझे बचाया है और उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे उन्होंने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा काम कर लिया है। मुझे तो उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि आपने कहा था ना कि आपको किसी ने तो बचाया था, तो हमने उस लड़की का भी पता लगा लिया है। जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसकी फोटोज भी उसे बताने लगती है एंड वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा फूशन ही होता है। शाबी यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो गू फैमिली से बिलोंग करता है ना। असिस्टेंट कहते क्या ये गू फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर शाबी कहने लगते कि मुझे यकीन नहीं था मेरे अंकल इतना गिर जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जो गू फैमिली है वो हमारी एनिमी है। अब मैं समझी कि आखिर वो मुझे गू फैमिली से दूर क्यों रखना चाहते थे और उन्होंने जानबूझकर ही मेरे घर पर आग लगाई और मेरी डैड की सारी प्रॉपर्टीज को हड़प लिया। आखिर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, मैं तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। दूसरा यहाँ पर उसकी असिस्टेंट किसी की आने की आहट सुनती है तो फिर शाबी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि शाबी को अपने साथ में सिटी चलने के लिए कहता है क्योंकि सू फैमिली ने उसे बुलाया होता है। सू फैमिली कोई और नहीं बल्कि शाबी के अंकल ही होते हैं। यहाँ पर उस गार्ड से कहने लगती कि मैं मानती कि उन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे ये कंट्री साइड में यानी कि विलेज में रखा और अब अचानक से वो मुझे एक सिटी में बुला रहे, आखिर कोई प्रॉब्लम चल गई है क्या। गार्ड यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में अंदाजा नहीं है, आप चलेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर शाबी जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो मन में अपनी चालें बनाना शुरू कर देती है कि इस बार तो वो अपना रिवेंज लेकर ही रहेगी। दूसरे हम यहाँ पर सू फैमिली के लोगों को देखते हैं, यानी कि वो अंकल और आंटी जिसने उसकी जान बचाई थी ऐसा उन्होंने झूठ झूठ कहा था। और यहाँ पर वो लोग शाबी का इंतजार कर रहे होते हैं। शाबी के यहाँ पर आते ही वो आंटी शाबी के पैसे ली जाती है और उसे अपने आप से क्रीच करवाने लगती है और साथ साथ उसका हाथ बनाते हुए कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस किया, देख रहे हो ऐसे ये कितनी जल्दी इतनी बड़ी सी हो गई है, पहले जब मैंने इसे लास्ट टाइम देखा था तो एकदम नन्ही मुन्नी बच्ची जैसी थी। शाबी यहाँ पर आंटी से कहने लगती है कि लगता है आपने मुझे कुछ ज्यादा ही मिस किया, अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे गाँव में मिलने के लिए क्यों नहीं आई। और यहाँ पर आंटी बात में जवाब देने के लिए नर्वस हो जाती है। तो फिर उसका हस्बैंड यानी कि वो अंकल शाबी को जवाब देने लगता है कि तुम्हें नहीं पता है हमने मास्टर से तुम्हारी कुंडली पढ़वाई थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर हमें तुम्हें होम टाउन साइड में नहीं रखा तो फिर तुम ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाओगी और तो और तुम लकी मानी जाती हो क्योंकि तुमने 18 इयर्स को क्रॉस कर लिया है, क्योंकि तुम गाँव में जो रहती थी अगर तुम यहाँ रहती तो तुम्हारी जीने की संभावना और भी कम हो जाती। तो फिर शाबी यहाँ पर कहने लगती है कि अच्छा इसका मतलब एक बार फिर से आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए तो मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्यों है ना। तो फिर यहाँ पर अंकल कहने लगते हैं कि तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो।
तुम वो मेरे तो बड़े भाई जैसे थे और मेरे फादर जैसे थे, तो तुम तो मेरी ही बेटी लगती हो, तो तुम्हारी हेल्प करना मेरा काम बनता है। ध्रुव और आंटी यहाँ पर अपने बेटे से सिखाने लगती है कि अपनी बहन को हेलो नहीं बोलोगे। यहाँ पर जी अपना वीडियो गेम छोड़कर अपनी बहन यानी कि अपने कजिन को हाय बोलने लगता है, जिसमें उसे हाय बोलने में बड़ी मेहनत लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे इग्नोर करके नीचे बैठ जाती है सोफा पर। अन्य सब पूछने लगते हैं, चलिए बताइए आखिर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो यहाँ पर वो कई सारे गिफ्ट्स को देखती है और कहती कहीं जी की शादी तो नहीं हो रही है ना। तो फिर वो आंटी बताने लगती कि नहीं जी की शादी नहीं हो रही है, एक्चुअली गो फैमिली एक बहू का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो लोगों ने एक वाइफ का कंपटीशन रखा है, जहाँ पर हमें तुम्हारा भी नाम दिया था और तुम सिलेक्ट हो चुकी हो और तुम्हारा पार्टिसिपेशन होने वाला है, इस वजह से उनकी तरफ से ये सारे तोहफे आए हुए हैं। यहाँ पर शादी कहने लगती है, तो आप चाहती हो कि मैं उस फैमिली में शादी करूँ और मुफ्त में। वो कहती कि नहीं पैसे भी मिलने वाले हैं, वो भी 300 बिलियन। शॉप भी कहते कि ये तो कुछ ज्यादा ही वो लोग देने लग रहे हैं। फिर यहाँ पे वो अंकल कहने लगते कि ये पैसों की बात ही नहीं है, ये रिवेंज का टाइम है, तुम जाकर उनसे अपना रिवेंज ले सकती हो। शॉप भी अंकल से पूछने लगते कि चलिए आप मुझे बताइए कि आप मुझे इसमें क्या हेल्प कर सकते हो और मैं कौन सा रिवेंज इनसे ले सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर अंकल बताने लगते हैं कि देखो वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी और टॉप 1 कंपनी में गो की कंपनी आती है जिसका नाम वॉरियर है और यहाँ पर उनके सीक्रेट्स दफनाए हुए हैं। अगर तुम गो के साथ में शादी कर लोगी तो तुम उसके सीक्रेट जान पाओगी और उनके सीक्रेट्स लाकर तुम हमें दे देना, जहाँ पर वो मेथड और एक्सपेरिमेंट्स हम भी क्या करेंगे तो हमारी कंपनी भी टॉप 1 पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर शादी से पूछने लगते कि लगता है आपको पता नहीं है मिस्टर गो कुछ ज्यादा ही रूड पर्सन है, तो आपको नहीं लगता अगर मैं उसके सीक्रेट्स चुराती हुई मिल गई तो वो मुझे जिंदा दफना देगा। यहाँ पर जी में मन में कहने लगता है कि हम यही तो चाहते कि वो तुम्हें जिंदा दफना दे। दूसरे अंकल यहाँ पर शापी को कहने लगते कि बेटा तुम टेंशन मत लो, जैसे ही सीक्रेट्स हमारे हाथ में आ जाएंगे हम तुम्हें सीधा रेस्क्यू कर लेंगे। शापी मन में कहने लगती है कि ये फैमिली तो कुछ ज्यादा ही लालची बनती जा रही है, लेकिन इन्हें उनका स्वाद तो चखाना पड़ेगा ही। और यहाँ पर शादी करने के लिए मर जाती है। दोस्तों यहाँ पर शाबी की शादी मिस्टर कू के साथ में हो जाती है, जहाँ पर शाबी बैठकर अपना फोटो देख रही थी। इतने में यहाँ पर मिस्टर कू आने लगता है। शाबी उसे देखकर मन में सोचने लगती है कि यही वो इंसान है जिसने मेरी मदद की थी और तो मेरी जान भी बचाई थी। मिस्टर कू आकर यहाँ पर शाबी से पूछने लगते कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। शाबी कहती कि डर मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मिस्टर कू को उसका असिस्टेंट शाबी का बैकग्राउंड चेक दे रहा होता है कि वो तो गांव एरिया में रहती है, जहाँ पर वो चिक्स और काउस को संभाला करती है और उसकी लाइफ एकदम सिंपल सी है। और इसके बाद में यहाँ पर हम वापस प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर फूशन शाबी से कहने लगता है कि ठीक है चलो लगता है तुम मुझसे डरती नहीं हो, तो क्यों ना हम शादी के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। और यहाँ पर वो उसे बेड पर धक्का दे देता है, जहाँ पर शाबी इस बार सचमुच डर जाते हैं, उसे मना करने लगती है और कहते कि प्लीज अभी तक मैं इन सारी चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। यहाँ पर फूशन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, भले ये शादी तुमने जबरदस्ती में की हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती। फिर इसके बाद में यहाँ पर मन में कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ शादी जबरदस्ती में नहीं की है, इसलिए की है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। लेकिन उसके सामने वो झूठ कहती है और बोलती है कि मैंने शादी तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की है, क्योंकि तुमने कहा था ना तुम 300 बिलियन से देने वाले हो। फूशन कहता है कि हाँ लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो, तो फिर वो पैसे मैं तुम्हें तुरंत ही दे दूंगा। एंड यहाँ पर शाबी उसे क्रेडिट कार्ड देने लगती है और कहती है कि तुरंत ही, तो अभी ये दे दो, आज का दिन सबसे अच्छा है। और मन ही मन यहाँ पर शाबी कह रही होती है ये सारे पैसे मैं संभाल कर रखूंगी, क्योंकि अगर सू फैमिली में तुम पर अटैक किया तो फिर मैं उन पर इन्हीं पैसों से अटैक करूंगी ताकि हमारे पास कुछ सेविंग्स से बच पाए। यहाँ पर फूशन से कहने लगता है कि पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम आराम से यहाँ पर सो सकती हो और अगर कोई तकलीफ आए तो फिर तुम किसी को भी बुला देना, चाहिए तो मुझे भी कॉल कर देना। और यहाँ से बाद में वो उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। शाबी यहाँ पर सोचने लगती है कि सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत रूड है और स्माइल भी नहीं करता है, लेकिन ये तो बड़ा सॉफ्ट काइंड हार्टेड और स्माइल भी तो कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों की फोटोज को देखने लगती है और कहती है कि लगता है जैसा मैं सोचती हूँ ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ही है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाती है, जहाँ पर फूशन होता है अपने फ्रेंड्स के साथ पे और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसकी न्यूली वेडिंग शादी के लिए उसे कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड रहता है तो उसे कहने लगता है कि लगता है तुम इस शादी से ज्यादा खुश नहीं हो। तो फिर उसका एक और फ्रेंड बोलने लगता है कि अरे वो लड़की गांव से आई हुई है तो मुझे लगता है फूशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। फूशन यहाँ पर अपने उस फ्रेंड से कहने लगता है कि अगर कुछ अच्छा बोल नहीं सकते तो अपना मुंह बंद रखो तो ये बेहतर होगा। फिर बार बार यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे याद दिलाने लगता है कि तुम्हें याद है ना तुम उस मैजिकल डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, उसका क्या हुआ। तो फिर यहाँ पर फूशन कहने लगता है कि उसकी खोज तो अभी भी जारी है, मैं जाने उसका बायोग्राफी, बायोडेटा, बैकग्राउंड या पास्ट, मैं किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ।
दूसरा यहाँ पर शाबी आती है जो इसकी बातों को सुन लेती है। और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी शाबी को देख लेते हैं जो कि कहने लगते कि यही तुम्हारी वाइफ है, ये तो गाँव से आई हुई है, लगता ही नहीं कि ये गाँव से आई है, इसकी ब्यूटी कितनी ज्यादा एनहेंसफुल लगती है। फिर यहाँ पर फूशन चला जाता है अपनी वाइफ से बात करने के लिए, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स ऐसे फूशन को बात करता देख शॉक हो जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि तुम इतना जेंटली भी बात कर सकते हो, हमें बात पता नहीं थी, क्योंकि हमसे तुम अक्सर रूडली वे में ही बात किया करते हो। शामी को यहाँ पर शर्म आने लगती है, तो फिर वो कहते कि आपसे वापस से बैठकर बातें कीजिए, मैं कुछ काम करके आ जाती हूँ। इतना बोलकर वहां से जाने लगती है, जहाँ पर उसका एक फ्रेंड सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर देखा है। इसके बाद यहाँ पर शाबी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है, जहाँ पर फूशन भी आ जाता है और वो भी ब्रेकफास्ट करने बैठता है। शाबी यहाँ पर सोचने लगती है कि मुझे तो लगा था कि इसने मेरे बिना ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर तो वो मेरा इंतजार कर रहा था। फूशन शाबी से कहता है कि मेरे फेस से कुछ लगा है, फिर तुम मुझे देख के जा रही हो। शाबी कहती कि नहीं, वो बस मैं तुम्हारी आंखों को देख रही थी। फिर बाद में फूशन यहाँ पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, हम हमारे पुराने वाले घर में जाने वाले हैं। शाबी कहते हैं कि पुराने वाले घर में, इसका मतलब क्या है? तो फूशन उसे बताने लगता है कि अब हम फैमिली है और मेरी फैमिली का एक प्रीशियस और एक इम्पोर्टेंट इंसान मेरी ग्रैंडमा है, तो चलकर तुम्हें मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहने लगती कि मैंने सुना तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा ही बीमार रहा करती है। फूशन कहने लगता कि हाँ, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है और हम डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर शाबी पानी पीते पीते अपने आप को चोक कर लेती है, तो फूशन उसे धीरे धीरे पानी पीने के लिए कहता है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर उस ओल्ड घर को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक करने लगते हैं। फिर उन्हें कहने लगती है कोई बात नहीं, थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, मेडिसिन आपको जारी रखने चाहिए। और तो यहाँ पर डॉक्टर अंकल आंटी को इशारे करने लगते हैं। ये अंकल आंटी असल में फूशन की मॉम डैड होते हैं। यहाँ पर जो इशारा होता है वो बहुत नेगेटिव इशारा था कि ग्रैंडमा फिलहाल ठीक नहीं है। दूसरा यहाँ पर डेजी होती है जो कि फूशन की सिस्टर थी, एंड डेजी यहाँ पर कहने लगती है कि अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो मना कर देता, आखिर एक गाँव वाली लड़की से शादी करने के लिए क्यों वो रेडी हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर डेजी जल्दी जल्दी चली जाती है शीन के पास में और कहने लगती कि मेरे अकॉर्डिंग तो शीन ही मेरे भाई की वाइफ बनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें सारी की सारी खूबियां है, न जाने उसने उस कंट्री बम्किंग के साथ में शादी क्यों कर ली। हमारी फैमिली का भी स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा, आखिर उस विलेजर का स्टैंडर्ड ही कितना हाई होगा। दूसरा यहाँ पर फूशन आ जाता है, जहाँ पर शीन अपना नाटक शुरू कर देती है और कहती कि डीजी ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे भैया को किससे आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ फूशन डीजी से कहने लगता है कि तुम्हारे इस मंथ की पॉकेट मनी में कैंसिल कर जाओ। डीजी कहती कि मैं तो बस तुम लोगों को सच्चाई बता रही थी। दूसरा यहाँ पर शाबी अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को ग्रीट करने लगती है, साथ साथ ग्रैंडमा को भी। ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो फूशन से कहने लगती कि आखिर तुम इस विलेज वाली लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ताकि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। फिर यहाँ पर शीन होती है जो कि ग्रैंडमा को काम डाउन करती है और कहती है ग्रैंडमा, डॉक्टर ने आपसे कहा है ना कि आपको गुस्सा जरा सा भी नहीं होना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शीन ग्रैंडमा को एक पेंटिंग देने लगती है जो कि एक फेमस पेंटर ली की होती है, और यहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा बोल्ड आर्टिस्ट में काउंट की जाती है। दूसरा ग्रैंडमा इस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर शाबी होती है जो इस पेंटिंग को पहचान लेती है और कहने लगती है कि ये तो मेरी ही पेंटिंग है। फिर बाद में यहाँ वो ग्रैंडमा को नोटिस करती है और शाबी एक एक करके ग्रैंडमा के डिजीज के बारे में पता लगाने लगती है। यहाँ पर बाद में शाबी बोलने लगती है कि इस पेंटिंग में प्रॉब्लम है, तो फिर डेजी और तो शीन मिलकर कहने लगते कि तुम तो गाँव से आई हुई हो, तुम्हें पेंटिंग के बारे में क्या ही पता होगा। एंड शाबी उस पेंटिंग के बारे में डिफेक्ट बताने लगती है, जहाँ पर ग्रैंडमा भी इंप्रेस हो जाती है और मन में कहने लगती कि मुझे तो लगा था ये पढ़ी लिखी नहीं होगी, लेकिन पेंटिंग्स और आर्ट को लेकर तो इसका विजुअल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ग्रैंडमा, नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी पेंटिंग चाहिए रहेगी तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपके लिए और भी अच्छा सा बना कर लाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि तुम पेंटिंग बनाकर दोगी, तुम्हें पता भी है कि एक नॉर्मल पेंटिंग की प्राइस कितनी होती है, तुम तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग अफोर्ड भी नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर बाद में फूशन अपनी बहन डेजी को वार्निंग देने लगता है कि मेरी वाइफ पहले नहीं अफोर्ड कर सकती थी, बट अब वो मेरी वाइफ है, वो यहाँ के दुनिया की सारी हर छोटी से बड़ी चीजें अफोर्ड कर सकती है और तुम तुम्हारी नेक्स्ट मंथ की भी पॉकेट मनी में खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर डेजी ग्रैंडमा को बोलने लगती, ग्रैंडमा कहते कि सही कह रहा है वो, तुम इसे देखो, यहाँ पर शाबी को पेंटिंग के बारे में क्या कुछ नहीं पता है और तुम तो खाली अपना समय बर्बाद करती रहती हो। मन में यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि आखिर ग्रैंडमा को यहाँ पर शाबी का साइड ले रही है। फिर बाद में यहाँ पर शीन ग्रैंडमा को मेडिसिन पिलाने लगती है। शाबी पूछती कि आखिर इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, एंड डीसी चिल्लाकर कहने लगती है कि ये मेडिसिन है जो कि हमारे फेमस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, क्या आप तुम भी इसमें टांग लगाना चाहोगी, और अब क्या नंबर की तुम्हें मेडिसिन के बारे में पता है।
शामी कहती कि हाँ, मैंने मेडिसिन आर्ट्स को भी सीखा हुआ है और मैं मेडिसिन हर्ब्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें बताने लगती है तो फिशीनो से कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है, हमने जो डॉक्टर बुलाया है वो तो अब्रॉड से आया हुआ है, तो तुम सोचते कि यार तुम उससे भी ज्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पर वो फूशन को अपने मेडिकल वाले में बताने लगती है। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड माँ होती है जो वो मेडिसिन वाला पीने के बाद सीधा अपने होश हो जाती है और यहाँ पर सभी के सभी लोग घबराने लगते हैं। जहाँ पर शादी चली जाती है और ग्रैंड माँ को चेक करने लगती है एंड सभी को बताती है कि इनका नर्वस सिस्टम का जो फ्लो है वो कुछ ज्यादा स्लो होता चल रहा है और अगर ऐसे चलता रहा तो इनका हार्ट बीट करना भी स्टॉप कर देगा। एंड यहाँ पर सभी लोग घबराने लगते हैं और डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। जहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेजी शॉपी को अपनी ग्रैंडमा से दूर कर देती है। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर भी कुछ फायदा नहीं है। सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताने लगते कि हाँ, क्योंकि इनका अब आखिरी स्टेज आ चुका है जहाँ पर इनकी लाइफ के बहुत कम समय बचे हैं। यहाँ पर हमारे सिटीज के डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कर पाएगा तो फिर वो नाइट एंजल डॉक्टर है। अगर आप लोग उसे दूर निकालोगे तो फिर आप अपनी ग्रैंडमा की जान को बचा सकते हो। यहाँ पर फूशन की मम्मा चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं तुमसे कहा था ना वो डॉक्टर को ढूंढने के लिए, उनका कुछ पता चला या फिर नहीं। फूशन यहाँ पर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस डॉक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है। फिर बाद में यहाँ पर शाओबी फूशन से कहती है कि जाओ जाकर मेरे लिए नीडल्स का पैकेट ला दो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से कहने लगते कि क्या तुम वही करने वाले जो मैं सोच रहा हूँ। एंड शाओबी उन्हें हाँ कहती है तो डॉक्टर उसे वार्निंग देने लगता है कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस सिचुएशन में मेरी पेशेंट है वो सिचुएशन में कोई भी उसको हैंडल नहीं कर सकता। कि मैं 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ में कह सकता हूँ और तुम कह रही हो कि तुम एक्यूपेंचर करके इन्हें ठीक कर पाओगी, तो तुम भूल जाओ ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो। भले तुम्हें मेडिसिन वाली चीजें आती हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस चीज को सॉल्व कर पाओगी। यहाँ पर दूसरे सभी के सभी लोग घबराने लगते और टीसी तो रोने भी लगते कि ग्रैंडमा प्लीज आप उठ जाइए। वह यहाँ पर शाबी सबसे कहने लगते कि प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हूँ। फूशन यहाँ पर शाबी से एक बार वापस पूछने लगता है। शाबी से कहते कि प्लीज एक बार बस मुझ पर भरोसा कर देखो और उस रियल के पैकेट्स को मंगवा दो। शाबी मन में कहने लगती है कि बड़ा अच्छा मौका है फूशन को रीपे करने का। और यहाँ पर फूशन सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए कहता है तो शीन और डेजी से अपोज करने लगते और कहते हैं कि भैया आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, शाबी इन्हें ठीक नहीं कर सकती, ये अपने दिमाग से पागल हो गई है। फूशन यहाँ पर शीन को और डेजी को कहने लगता है कि मुझसे बहस करना बंद करो, अगर हमारे पास कोई लास्ट ऑप्शन बचा है तो सिर्फ यही है, तो अगर शाबी चाहते कि उसे ट्राई करना है तो उसे ट्राई करने दो। इसके बाद में वो सभी लोग चले जाते हैं अपने ऊपर वाले रूम में जहाँ पर स्टाफ आकर शाबी को वो नील का पैकेट देने लगती है। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर होते जो अभी भी उन सभी लोगों को वार्निंग देते हैं। साथ साथ डेजी भी यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि अगर ग्रैंडमा को कुछ भी हो गया ना शाबी तो याद रखना तुम बदल कहलवाओगी। शीन में यहाँ पर मन में कहने लगती कि ये लड़की क्या थोड़ी सी पागल हो गई है, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। ग्रैंडमा एक तो डेथ बेड पर बैठी है और उसे लगता है कि वो ग्रैंडमा को बचा पाएगी। बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लड़की है ये। दोस्तों यहाँ पर फूशन की मम्मा फूशन से कहने लगती है कि देखो तुम अभी भी शाबी को दूर हटने के लिए कह सकते हो क्योंकि मैं नहीं चाहती ग्रैंडमा को कुछ हो जाए और शाबी बाद में गिल्टी फील करने लगे। ये शाबी की लाइफ का सवाल है, शाबी को भी बाद में लाइफ टाइम बहुत ज्यादा रिग्रेट होने लगेगा। फूशन यहाँ पर कहने लगती है कि मैं शाबी पर पूरा भरोसा करता हूँ। दूसरा यहाँ पर डेजी होती है जो कहने लगती है कि भैया मैं आपको अभी बता रही हूँ ग्रैंडमा को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं इस लड़की को पक्का जेल भेज कर रहूंगी। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो मन में सोचने लगती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर शाबी जेल चली जाएगी तो फिर फूशन मेरा हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है और डेजी से कहते कि डेजी मुझे शाबी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है तो हमें उसे वो काम करने देना चाहिए। डेजी और शाबी यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि जब मैं एक्यूपेंचर कर रही हूँ तब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और यहाँ पर फूशन सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जाते जाते डॉक्टर यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम इस चीज को बहुत रिग्रेट करोगे। यहाँ पर फूशन के डर कहने लगते हैं मुझे मेरी मम्मा के फ्यूनरल की तैयारी करनी होगी। एंड बाद में यहाँ पर सभी लोग बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर शाबी अपना मेडिसिन वाला काम करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर बाहर सभी लोग बहुत नर्वस का इंतजार कर रहे होते हैं एंड शाबी यहाँ पर बाहर आ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं नजर आती। सभी लोग उसे देखकर डरने लगते और कहते कि आखिर क्या हो गया। डेजी बोलती है कि इतना जल्दी बाहर आ गए, मुझे तो लगता है ग्रैंडमा, लेकिन यहाँ पर शाबी उसे रोकती है और बोलते कि तुम अंदर जाकर देख सकते हो। फिर सभी लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा होश में आ गई होती है। तो यहाँ पर ग्रैंडमा सभी लोगों को कहने लगते कि तुम सब यहाँ पर मुझे घेर कर खड़े रखे हो, क्या मेरा आज आखिरी दिन है तो तुम सब इतना रोने वाली शक्ल बना रहे हो और डेजी तुम इतना जोर जोर से की चिल्ला रही हो। फिर यहाँ पर आंटी डॉक्टर को बुलाती है ताकि डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक कर सके। और यहाँ पर डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक करने के बाद बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि ग्रैंडमा की जो ब्रीदिंग है और नर्वस सिस्टम का फ्लो है वो सब कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया था। और यहाँ पर वो सभी को ये चीज बताने लगता है तो फिर शीन कहने लगती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगते कि नहीं मुझसे गलती बिल्कुल भी नहीं हो सकती है।
कि सचमुच ग्रैंडमा की जो हेल्थ है वो पहले से बेहतर हो गई है। दूसरा यहाँ पर शाबी आती है जहाँ पर फूशन शाबी को हक कर उसे ताकि बोलने लगता है। शीन यहाँ पर कहने लगती लेकिन डॉक्टर आपने तो कुछ समय पहले हमें कहा था कि ग्रैंडमा का बच पाना मुश्किल है और उसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाइट एंजल डॉक्टर है। यहाँ पर आंटी ग्रैंडमा को बताने लगती है कि आपकी जान किसी और ने नहीं बल्कि शाबी ने बचाई है। और यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डेज़ी कहने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता उसे जान बचाई होगी, ये तो बस एक मिराकल है। शीन भी कहने लगती है कि मुझे इस डॉक्टर में ही खोट लग रहा है। डॉक्टर यहाँ पर बाद में बोझान करने लगते हैं और तो वो शाबी को नाइट एंजल डॉक्टर बुलाने लगते, लेकिन यहाँ पर शाबी कहती कि नहीं आपसे कुछ गलती हो गई है, मैं एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ जिसने चाइनीज मेडिसिन को पढ़ा हुआ है, बल्कि दूसरे हाथों में आपने वेस्टर्न मेडिसिन को पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास इलाज करने का तरीका अलग है और मैं नाइट एंजल डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ वो मन में कहती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि नाइट एंजल डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि शाबी ही होती है। फिर बाद में यहाँ पर शीन सारा का सारा ब्लेम डॉक्टर पे लगाती है कि मुझे लगता है डॉक्टर में ही प्रॉब्लम है, इससे जान मुझसे कहा कि ग्रैंडमा बीमार है ताकि हर बार वो उसे चेक करने के लिए आए और हर बार हम उसे ढेर सारे पैसे दे जाए। डॉक्टर यहाँ पर शीन पर चिल्लाने लगता है तो फिर बाद में यहाँ पर फूशन सब कुछ शांत करता है और डॉक्टर से कहता है कि अब ग्रैंडमा ठीक हो चुकी है तो अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा शाबी को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोल दिया था, साथ साथ मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट भी कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्किलफुल कर रहोगी। शाबी कहने थी ग्रैंडमा आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेरी ग्रैंडमा जैसी हो। ग्रैंडमा बोलते कि तुमने मेरी जान बचाई है तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। शाबी कहती ग्रैंडमा इसकी भी जरूरत नहीं है, हम तो एक फैमिली है, लेना देना इस बीच में चलता रहेगा। दूसरा यहाँ पर डेज़ी हंसने लगते हैं, कहते कि फैमिली हमने कब तुम्हें अपनी फैमिली मांगा। तो फिर फूशन कहने लगता है कि तुम क्या मुझे डिसोन कर रही हो। डेज़ी यहाँ पर फूशन से माफी मांगती है। दूसरा ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लगती है कि देखो इतना जल्दबाजी में जवाब मत दो, अपना टाइम दो और इसके बाद डिसाइड करना और मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ पर फूशन भी शाबाश से कहता है कि हाँ ग्रैंडमा इतनी आसानी से किसी को रिवॉर्ड नहीं देती है, तो फिर तुम इसे खुशी खुशी रख लो। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो मन में कहने लगती है कि लगता है ये सभी घर वालों का दिल जीत के रहेगी, लेकिन मुझे कुछ भी कर फूशन का दिल जीतना होगा और इसे उससे दूर करना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर शाबी और फूशन कार में होते हैं जहाँ पर फूशन शाबी को पूछने लगता है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें ग्रैंडमा से क्या रिवॉर्ड चाहिए। शाबी यहाँ पर फूशन कहने लगती कि नहीं, मैंने कहा ना उनकी जान बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फूशन यहाँ पर शाबी को बोलने लगता है कि देखो ऐसा मत सोचिए कि ग्रैंडमा ओल्ड एज की है तो फिर उनके पास कुछ नहीं रहेगा, ग्रैंडमा के पास तो असली जेमस्टोन्स है, तुम जो चाहे वो उनसे मांग सकती हो। लेकिन यहाँ पर शाबी मना कर देती है। दूसरा बेचारा फूशन मन में सोचने लगता है कि शाबी कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड और प्योर सोल है, वो इतने समय से गांव में रही है लेकिन उसका किसी चीज को लेके कोई लालच ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर शाबी से पूछने लगती है कि आखिर अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो फूशन उसे कहने लगता है कि शॉपिंग के लिए, और यहाँ पर वो उसे एक स्टोर रूम में लेकर चला जाता है जहाँ पर शाबी कहती है कि तुम यहाँ मुझे शॉपिंग के लिए लेकर आए हो। तो फूशन कहता है कि हाँ, जहाँ पर वो अंदर चला जाता है लेकिन शाबी यहाँ पर नर्वस हो जाती है। फिर जैसे ही यहाँ पर वो असिस्टेंट शाबी को देखती है वो उसे पहचान लेती है, लेकिन शाबी फटाक से यहाँ पर चुपचाप मुझे पाकर अपना बैठ जाती है। असल में शाबी इसलिए इतना डर रही होती क्योंकि वो शॉप किसी और का नहीं बल्कि शाबी का ही होता है। यहाँ पर अपना असिस्टेंट में सोचने लगती है कि अगर मैडम को कुछ चाहिए तो मुझे बता देती, उन्हें यहाँ तक आकर चलने की क्या जरूरत थी। फूशन यहाँ पर स्टाफ को वेल्ड कार्ड देने लगता है और कहता है कि मुझे मिसेस ली की पेंटिंग चाहिए। यहाँ पर स्टाफ कहते हैं कि मिसेस ली की पेंटिंग। फूशन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ उनकी पेंटिंग इजीली सेल नहीं होती, लेकिन मैं उस पेंटिंग के लिए कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर सोचने लगती कि आखिर इसके बाद जो मैं मिसेस ली कर रही है तो वो उसकी पेंटिंग यहाँ पर क्यों खरीदने के लिए है। तब वो समझ जाते कि शायद से उन्हें उनकी आइडेंटिटी नहीं पता होगी। इसके बाद में यहाँ पर मिसेस ली यानी कि शाबी यहाँ पर फूशन को हस्बैंड करके बुलाती है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट को समझ आ जाता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर अंदर वाली रूम में चली जाती है जहाँ पर शाबी की कई सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी। तो यहाँ पर फूशन को एक पेंटिंग पसंद आती है और बाद में यहाँ पर शाबी इशारा करने लगते हैं अपने असिस्टेंट को, जहाँ पर वो पहले 5 लाख रुपीज बताती है। तो फिर फूशन वो देने के लिए था तो वो कहती कि 5 लाख नहीं 5। फूशन कहते हैं क्या 5 मिलियन। तो असिस्टेंट कहती कि ना, तो वो था कि 5 मिलियन। असिस्टेंट कहती कि हाँ। शाबी और असिस्टेंट को लग रहा था कि फूशन 5 मिलियन की पेंटिंग तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर फूशन वो पेंटिंग को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर शाबी उसे रोकती है और मन में बोलने लगती कि पेंटिंग तो खाली 5 लाख की है, ये 5 मिलियन की वेस्ट कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टाफ को बोलने लगती कि मुझे ये पेंटिंग इतनी पसंद नहीं आई, मुझे लगता है इसके लिए 5 लाख देना सही रहेगा। असिस्टेंट यहाँ पर समझ जाती है कि मैडम नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड का कोई खर्चा, तो फिर यहाँ पर उसे कहना था कि माफ कर देना, ये पेंटिंग हम सिर्फ उसी लोगों को सेल करते हैं जिनका फेथ एकदम डिनाइटेड हो, तो मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो फिर मैं ये पेंटिंग
मिस्टर फूशन को फ्री में देना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे फ्री में वो पेंटिंग दे देती है। यहाँ पर फूशन भी खुश हो जाता है और शाबी भी, साथ साथ वो स्टाफ भी। फिर बाद में यहाँ पर फूशन शाबी बाहर आ जाते हैं। फूशन यहाँ पर शाबी से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी प्रेशियस पेंटिंग मुझे फ्री में मिल गई, कहीं ये फेक तो नहीं। शाबी कहते कि नहीं नहीं, इस शॉप पर सारी चीजें रियल है, कोई भी चीजें फेक नहीं होती। और रही बात पैसों की और टॉल फेट की, तो यहाँ के लोग फेट में ज्यादा बिलीव करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर फूशन इस पेंटिंग को शाबी को कह देता है और देने लगता है और बोलता है कि ये पेंटिंग मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ली थी। और यहाँ पर शाबी खुश हो जाती है। फूशन कहते कि माफ करना, मुझे ये लगा था कि मुझे फ्री में मिल जाएगी, मुझे ये पैसे देकर ही खरीदा था। शाबी कहते कि इसमें क्या हुआ, भाव का नहीं देखते बल्कि मन के भाव का देखते हैं। दूर से यहाँ पर फूशन का कॉल आ जाता है कंपनी से, जहाँ पर उसका अफसर क्या रहता है कि क्लाइंट जो है वो कंपनी में अराइव कर चुके हैं, तो फिर आपको जल्द से जल्द कंपनी में आना होगा। एंड फूशन यहाँ पर उसे आगे देता है, जहाँ पर वो शाबी के सर पर हाथ को अपने घुमाने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता शाबी अनकंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। दूर से यहाँ पर शाबी की स्टाफ आ जाती है, जहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैम आपने शादी कर ली और मुझे एक बार भी बताया नहीं, आखिर आपने अपने लाइफ से वैसे शादी क्यों की। शाबी अपने असिस्टेंट से कहने लगती है कि दूसरों की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करना बंद कर दो। और हाँ, तुम्हें वो लैंडस्केप वाली पेंटिंग तो याद ही होगी। तो वो उसे कहती है कि हाँ, लेकिन वो फिलहाल शॉप पर नहीं बल्कि वो वाले घर पर रखी हुई है जो कि टाउन साइड में है। तो शाबी कहती है कि ठीक है, उस पेंटिंग को लो और तो और गू की फैमिली में जाकर दे देना। स्टाफ यहाँ पर कहने लगते कि गू की फैमिली यानी कि आपके ससुराल में, क्या आप इसे सेल करना चाहती हो। मन ही मन यहाँ पर शाबी कह रही होती है कि नहीं, ये पेंटिंग तो मैं स्पेशली ग्रैंडमा को देने वाली हूँ। दूर से यहाँ पर मुझे बता देती है कि जितना का है बस उतना करो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो फैमिली मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती, तो गलती से भी मेरी पोल को खोल मत देना। इतना बोल को आवाज चली जाती है। दूर से ये स्टाफ भी बहुत खुश होती है कि मैडम को आके मन पसंदीदा अपने मर्द के साथ शादी करने मिली है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि फूशन के घर पर आई थी। यहाँ पर वो स्टाफ से पूछने लगते हैं कि क्या फूशन घर पर है। स्टाफ कहते कि नहीं, फूशन घर पर नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ जरूर घर पर है। शीन को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो अंदर चली जाती है। दूसरे हम यहाँ पर शाबी को देखते जो कि उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रही होती है, और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि आज बात किया हुआ फूशन का क्लाइंट ही होता है। तो फिर वो उस कंपनी के बारे में सर्च करने के बाद समझ जाती है कि वो कंपनी तो उसका नंबर है, मुझे फूशन को जल्द से जल्द कॉल करके बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शाबी के पास उसका नंबर ही नहीं होता। दूसरा यहाँ पर स्टाफ आकर शाबी को चाय देने लगती है, जहाँ पर जानबूझकर वो चाय शाबी के टी शर्ट पे गिरा देती है। शाबी का गुस्सा आने लगता है, तो फिर बाद में वो स्टाफ भी शाबी को उल्टे सीधे जवाब देती है और कहने लगती है कि तुम गाँव से आई हुए हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे इस फैमिली में शादी करने के बाद। शाबी यहाँ पर चाय डालती है कप के अंदर और वो कप वापस से मेड के ऊपर गिरा देती है और कहते हैं कि मेरे आउटफिट से सस्ता तुम्हारा आउटफिट होगा। मेड का जो आउटफिट है, यहाँ पर वो मेड उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन शाबी उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरा यहाँ पर शीन आकर कहने लगते है कि शाबी तुम्हें तो जरा से भी बैडनेस नहीं है, तुम गाँव से आई हो ना इसके लिए। तो फिर यहाँ पर शाबी कहने लगती है कि तुम्हें लगता स्टाफ को मुझे एज ए गेस्ट इक्वली ट्रीट करना चाहिए जैसे वो तुम्हें ट्रीट करते हैं। यहाँ पर एक स्टाफ कहने लगती है कि हम शीन मैडम को बचपन से जानते हैं एंड वो यहाँ पर हमारी फैमिली मेंबर जैसी है, इसलिए हम उन्हें इतना रिस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो स्टाफ शीन को सब कुछ बताने लगती है कि देखिए ना, इन्होंने मुझ पर चिल्लाया भी, साथ साथ मुझ पर हाथ भी उठाया। शीन यहाँ पर शाबी से कहने लगती है कि शाबी तुमने इस पर हाथ उठाया, तुम्हें तो जरा से भी मैनर्स नहीं है, तुमने इस फैमिली में शादी क्या कर ली है, तुम्हें लगता तुम एकदम हाई पोजीशन पे आ गए हो। तुम याद रखना तुम गाँव से आई हो और ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किस्मत की वजह से हुई है। तुम बड़े लोगों के साथ रहोगी तो बड़ी नहीं बन जाओगी, तुम अभी भी वो गाँव वाली लड़की हो जिसमें मैनर्स नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि क्या सच में तुमने इसे मारा है। शाबी कहती है कि ठीक है मारा है, इसमें तुम क्या कर लोगी। तो फिर शीन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि लगता है मुझे तुम्हें मैनर्स सिखा नहीं होंगे। एंड शाबी बोलती है कि ठीक है चलो तुम जाओ। फिर यहाँ पर शीन उस स्टाफ से पूछने लगती है कि आखिर शाबी ने तुम्हें कैसे मारा, तो वो स्टाफ बताने लगते हैं। एंड यहाँ पर शीन खड़ी होकर मारने लगती है शाबी को, लेकिन यहाँ पर शाबी उसका हाथ पकड़कर सीधा शीन को ही थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पर शाबी शीन को वार्निंग देने लगती है कि इस दुनिया में आज तक कोई नहीं आया है जो मुझे रूल सिखा सके और मैं अपने आप को किसी और के हाथ तक बोली नहीं होने दे सकती, तो फिर तुम मुझे मैनर सिखाओगी ये बात तो भूल ही जाओ। दूसरे यहाँ पर स्टाफ आने लगती है जो उस शाबी को पूछने लगती है कि तुम्हें पता नहीं हमारे बॉस भूषण कैसे है, उन्हें शीन मैडम के साथ कोई बदतमीजी करे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, रुको उन्हें आने दो तब तुम्हें पता चलेगा। और तो और वो लोग चाइल्डहुड से एक साथ में रहे, वो तो तुम्हें पक्का इस घर से निकाल देंगे। यहाँ पर शाबी बोलने लगती है कि हाँ ठीक है फूशन को आए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो कि शाबी को उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन शाबी भी यहाँ पर पीछे नहीं हटती है। साथ साथ वो सब बोलने लगती है कि हम सब मिलकर तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले हैं, तुम देख लेना
फिर बाद में यहाँ पर एक स्टाफ आकर बताने लगती है कि मास्टर फूशन घर पर आ गए हैं, जहाँ पर शीन जानबूझकर सभी मेट्स को बोलती है अपने आप को थप्पड़ मारो और सारा नाम इल्जाम लगा दो शॉबी पर। एंड सारी मेट्स अपने आप को थप्पड़ मारती है, जहाँ पर शीन चली जाती है शॉबी के पास में और उसे धमकी देकर खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और ऐसा नाटक करते है कि जैसे शॉबी ने उसे गिराया हो। शॉबी शीन को बोलने लगती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और तुम ये पुराने सास बहू सीरियल वाले नाटक किए जा रही हो। इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है, तो फिर शीन और सारी के सारे स्टाफ जाकर फूशन को सब कुछ बताने लगते हैं। फूशन यहाँ पर सबसे पहले आता है शॉबी के पास में और उसी खबरों को देखता है और बाद में यहाँ पर स्टाफ फूशन को सब कुछ बता देती है और कहती कि इन्होंने हम सबको थप्पड़ नहीं मारा, शीन मैडम ने हमारी साइड ली थी, इन्होंने शीन मैडम को भी थप्पड़ मारा। फूशन यहाँ पर शॉबी से कहता है जो तुमने कहा वो सच है या फिर जो इसने कहा वो सच है। शॉबी कहते हैं कि ठीक है, स्टाफ ने जो कहा वैसा ही हुआ है। फूशन यहाँ पर शॉबी के हाथों को देखता है और बोलने लगता है कि कहीं तुम्हारे हाथों को ज्यादा लग तो नहीं गई, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा होगा तो मुझे बता देना, अपने आप को तकलीफ मत देना। एंड यहाँ पर फूशन कई सारे गार्ड्स को बुला देता है जहाँ पर मेट उनके सामने होती है एंड यहाँ पर वो गार्ड्स मेट को थप्पड़ मारने लगते हैं, जहाँ पर फूशन कहता है कि देखा मैं तुम्हारा काम आसान बना दिया। दूसरा शीन कहने लगते कि गलत है, तो फिर फूशन सीन से कह देता है कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, तुम तो एक आउटसाइडर हो। ये बात सुनकर स्टाफ नील लड़ कर शॉबी से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन शॉबी उन्हें माफ बिल्कुल नहीं करती एंड गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। साथ साथ फूशन यहाँ पर शीन को भी उस घर से बाहर निकाल देता है। बाद में यहाँ पर वो शॉबी को गोद में उठाकर ऊपर लेकर चला जाता है। शॉबी उसे पूछने लगते कि तुम्हें ये लगता आज जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। फूशन कहते कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी गलती कभी भी नहीं हो सकती और तुम्हें अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में सपोर्ट करना मेरा हक बनता है। फूशन इसके बाद में अपनी कंपनी के क्लाइंट के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर वो शॉबी से कहता है कि वो जो उस कंपनी में कुछ तो ऑफ लग रहा था, इस वजह से मैंने डील को साइन नहीं किया और मैंने उस कंपनी के पास और बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहा। फिर शॉबी बताने लगते कि तुमने सही सोचा क्योंकि वो कंपनी एक स्कैमर्स है और मैं नहीं चाहती कि तुम उनके साथ डील करो। एंड यहाँ पर फटाक से फूशन को लगाकर उस डील को कैंसिल कर देता है। शॉबी कहती है कि इन्वेस्टिगेशन को तो कंप्लीट हो जाने दो। फूशन कहता है कि नहीं, तुमने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। फिर बाद में यहाँ पर शॉबी थेसन ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। फूशन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। एंड यहाँ पर कौन लगाकर वो थेसन ग्रुप में 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर देता है और कहता है कि तुम बोल तो ऐसे रही थी जैसे वो तुम्हारी खुद की कंपनी हो। फिर बाद में यहाँ से फूशन चला जाता है, जहाँ पर शॉबी कॉल लगा लेती है अपने अंकल आंटी को और वो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर उसके अंकल आंटी और जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बाद में अंकल कहने लगते हैं कि देखा मैंने कहा था ना, हमें इसे बचा लेना चाहिए, इसका फ्यूचर में फायदा कुछ ज्यादा ही होने वाला है। अब देखो धीरे धीरे कितने सारे प्रॉफिट्स हमारी फैमिली और हमारी कंपनी के लिए लाती है। दूसरा यहाँ पर शॉबी मिल लेती है जी से, जहाँ पर वो जी को एक इंटरनल डॉक्यूमेंट देती है जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होता है। जी यहाँ पर कहता है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। शॉबी डॉक्यूमेंट लेकर कहती है कि ठीक है, काम नहीं करना तो बता दो, ऐसे में तुम्हारी प्रॉफिटेबल बात ही थी। तो फिर यहाँ पर जी उस बात को मान लेता है। दूसरा शॉबी यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर पीछे हम शीन को देखता है, शीन शॉबी को भी देखती है एंड यहाँ पर बाद में शीन देख लेती है जी को, जहाँ पर वो जी को शॉबी के बारे में बात करता सुन लेती है और अपने असिस्टेंट से इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देती है। इसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि शॉबी ने जो 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो उसने फूशन से करवाया था, वो असल में उसकी अंकल की कंपनी में नहीं बल्कि खुद की हैकिंग कंपनी में करवाया था। यहाँ पर वो कार का वेट कर रही होती है, जहाँ पर उसे फूशन का खोलना चाहता है और फूशन कहता है कि हो गया अपनी फैमिली से मिलकर। शॉबी कहती है कि हाँ, मैं घर ही जा रही थी। फूशन बोल रहा था कि ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा देता हूँ। लेकिन शॉबी यहाँ पर फूशन को साफ मना कर देती है और कहती कि नहीं नहीं, मैं ऑन द वे हूँ, मैं बहुत जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर शॉबी घर नहीं जाती बल्कि वो खुद की हैकिंग कंपनी में जाती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉप मोस्ट 5 कंपनी में ये हैकिंग कंपनी भी आती है जो कि शॉबी ओन करती है। एंड यहाँ पर उसका मैनेजर शॉबी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि अचानक से न जाने कैसे वॉरेन ग्रुप ने हमारी कंपनी के अंदर 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डाला है। फिर बाद में शॉबी यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लगती है, जहाँ पर मैनेजर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एंड शॉबी उस चीज को सॉल्व करने लगती है। दूर से हम यहाँ पर फूशन और असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उसी सेम कंपनी के बाहर खड़े होते हैं एंड यहाँ पर उनकी कंपनी के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जिस वजह से यहाँ पर वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस कंपनी में आए हुए थे। तो फिर बाद में यहाँ पर वो ऊपर जाकर मैनेजर से मिल लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैनेजर ही हेड ऑफ द ग्रुप है, तो फिर वो उनसे ही सारी बात कर लेते हैं। दूसरा कैबिन में बैठी शॉबी का काम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वहां से वो जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसने फूशन को आते हुए देख लिया था, तो वो कार में बैठी थी तो अपने मैनेजर को कॉल लगा लेती है, जहाँ पर वो उससे सारी बातें जानने लगती है एंड मैनेजर भी उससे सारी बातें बताने लगता है एंड शॉबी ठान लेती है कि वो फूशन की मदद तो करके ही रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है,
जहाँ पर फूशन अपना काम कर रहा था और शाम यहाँ पर उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी और साथ वो उसे देखे जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी तरफ देख रही थी। फूशन कहती है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर तुम्हें कुछ हो रहा है? तो फिर शाबी कहती कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम सोने कब आओगे। फूशन कहता कि फिलहाल नहीं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास बहुत ज्यादा ही काम है, बस इस वजह से। इसके बाद में यहाँ पर शाबी अपने कमरे में चली जाती है। चेयर पर कमरे में जाने के बाद वो अपना लैपटॉप ओपन कर देती है और फूशन की कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगती है कोडिंग की मदद से। दूसरा फूशन भी होता है जो उसी प्रॉब्लम पे बैठा हुआ था। एंड यहाँ तो बाद में फूशन को पास की बातें कुछ याद आने लगती है, जहाँ पर उसे धीरे धीरे वो फायर वाला सीन याद आता है। एंड उसे तब जाकर क्लिक होता है कि वो शाबी ही थी जिसकी जान उसने बचाई थी। लेकिन यहाँ पर हमें उसके पहले का वो सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बार फ्यूशन बहुत छोटा था और उसे कई सारे बच्चे बुली कर रहे थे, लेकिन शाबी थी जिसने उसकी मदद की थी। इस वजह से वो बचपन से शाबी को पसंद करता है और अपने असिस्टेंट को भी उसने ढूंढने के लिए कहा था, जो चीज हमें एकदम मूवी की शुरुआत में बताई गई थी। तो यहाँ पर फूशन चला जाता है अपनी फीलिंग्स को शाबी के साथ कन्फेस करने के लिए। दूसरा यहाँ पर शाबी अपने हैकिंग का काम कर रही होती है और लैपटॉप के ऊपर चिल्ला रही होती है। फूशन को लग रहा होता है कि शाबी जरूर कोई गेम खेल रही थी, लेकिन बाद में शाबी यहाँ पर उसे हक करती हुए उसे बहाने मारने लगती है। दूसरा यहाँ पर फूशन होता है जो उसे सारी चीजें बता देता है और ज्यादा शाबी से पूछता है कि आखिर तुम इस पैसों के लिए तो शादी नहीं की थी, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एंड यहाँ पर शाबी उसे बचपन की बात बताने लगती है और तो यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ही प्यार हो जाता है, जहाँ पर वो लोग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं। फिर इसी के साथ ही वो भी यहीं पर खत्म हो जाती है।